दोस्तों, आज के इस डीप डाइव सेशन में हम सीधे संविधान के भाग 5 यानी पार्ट 5 पर अटैक करने वाले हैं। शुरुआत होगी सीधे आर्टिकल 52 से, जो साफ शब्दों में कहता है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ध्यान दीजिए दोस्तों, राष्ट्रपति देश का हेड ऑफ द स्टेट होता है, देश का प्रथम नागरिक यानी फर्स्ट सिटीजन होता है और राष्ट्र की एकता का एक अल्टीमेट प्रतीक होता है। बिना किसी इधर उधर की बातों के सीधे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से थ्योरी में घुसते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और पार्ट वी में आते हैं, यूनियन एग्जीक्यूटिव, जिसमें प्रेसिडेंट सबसे ऊपर हैं। तो सबसे पहले आर्टिकल 54 और 55 के चुनाव प्रोसेस को समझना जरूरी है। राष्ट्रपति का चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं करती। यहाँ एक इलेक्टोरल कॉलेज यानी निर्वाचक मंडल बनाया जाता है। इस निर्वाचक मंडल में सिर्फ 3 ग्रुप्स आते हैं। पहला, संसद के दोनों सदनों के इलेक्टेड सदस्य। दूसरा, सभी राज्यों की विधानसभाओं के इलेक्टेड सदस्य। और तीसरा, दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभाओं के इलेक्टेड सदस्य। हाँ, और इसमें एक बहुत जरा रुकिए, एक बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा स्तर का सवाल है मेरे यहाँ पर। क्या नॉमिनेटेड सदस्य या फिर विधान परिषद यानी एमएलसीज का सदस्य इस इलेक्टोरल कॉलेज में वोट दे सकते हैं? बिल्कुल नहीं। यही तो एग्जाम का सबसे बड़ा ट्रिक है। ना कोई नॉमिनेटेड सदस्य और ना ही कोई एमएलसी इसमें वोट कर सकता है। सिर्फ और सिर्फ इलेक्टेड सदस्य ही इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। वाह, ये बहुत बड़ा कैच है। और हाँ दोस्तों, अगर आपको इस जबरदस्त सेशन की पीडीएफ नोट्स चाहिए रिवीजन के लिए, तो हमारा टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन करें। लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चुनाव के तरीके पर वापस आते हैं। आर्टिकल 55 में जो चुनाव का तरीका दिया गया है वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के जरिए होता है। और हाँ, मतदान हमेशा सीक्रेट बैलेट यानी गुप्त मतदान होता है। ये टर्म्स थोड़े भारी लगते हैं एस्पिरेंट्स को, लेकिन सिंपल भाषा में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब है कि हर एमएलए और एमपी के वोट की वैल्यू एक मैथमेटिकल फॉर्मूला से तय होती है, ताकि सभी राज्यों का सही प्रतिनिधित्व हो सके। जैसे एक एमएलए के वोट की वैल्यू निकालने के लिए उस राज्य की टोटल आबादी को वहां के टोटल इलेक्टेड एमएलए से डिवाइड करके 1/1000 से गुणा कर देते हैं। हाँ, और एमपीज के वोट की वैल्यू निकालने के लिए सभी राज्यों के एमएलएस की टोटल वोट वैल्यू को संसद के टोटल इलेक्टेड मेंबर से डिवाइड करते हैं। ये यूनिफॉर्मिटी बनाए रखने के लिए होता है। अब चुनाव की बात हो गई, तो कैंडिडेट बनने के लिए क्वालिफिकेशंस क्या चाहिए? वो आर्टिकल 58 में दी गई हैं। सही कहा। पहली शर्त, कैंडिडेट भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी शर्त, आयु कम से कम 35 वर्ष पूरी हो चुकी हो। तीसरी ये कि वो लोकसभा का सदस्य बनने के योग्य हो। और चौथी, वो किसी लाभ के पद यानी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट पर ना हो। इसमें एक और एडिशनल प्रैक्टिकल पॉइंट है जो पीडीएफ नोट्स में साफ दी गई है। नॉन सीरियस कैंडिडेट्स को रोकने के लिए चुनाव लड़ने के लिए 50 प्रपोजर्स यानी प्रस्तावक और 50 सेकेंडर्स यानी अनुमोदक होने चाहिए। और आरबीआई में 15,000 रुपये जमा करने होते हैं। अगर टोटल वैलिड वोट्स का 1/6 यानी 16th हिस्सा नहीं मिला तो ये सिक्योरिटी डिपॉजिट जब्त हो जाती है। ये 16th वाला डेटा स्टेट पीसीएस का फेवरेट सवाल है। अब आर्टिकल 59 की बात करें तो ये शर्त रखता है कि कैंडिडेट संसद या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर है तो चुनाव जीतते ही सीट खाली मानी जाएगी। उसके बाद आता है आर्टिकल 60, जिसमें शपथ यानी ओथ का जिक्र है। बिल्कुल, राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं और उनकी शपथ के एग्जैक्ट वर्ड्स एग्जाम में आते हैं। वो संविधान के संरक्षण, सुरक्षा और बचाव की शपथ लेते हैं। इंग्लिश में कहें तो टू प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन। अब शपथ लेने के बाद उनका कार्यकाल शुरू होता है। आर्टिकल 56 साफ कहता है कि राष्ट्रपति का टर्म 5 साल का होगा। अगर वो पहले छोड़ना चाहें तो अपना इस्तीफा वाइस प्रेसिडेंट को देते हैं। और एक मजेदार बात जो नोट्स में भी हाईलाइट की गई है, अमेरिका में एक व्यक्ति सिर्फ 2 बार चुनाव लड़ सकता है, पर भारत में कितनी भी बार री इलेक्शन हो सकता है, कोई लिमिट नहीं है। पर क्या उन्हें 5 साल से पहले हटाया जा सकता है? बिल्कुल हटाया जा सकता है। आर्टिकल 61 में महाभियोग यानी इम्पीचमेंट की प्रक्रिया दी गई है। इसका सिर्फ एक ही आधार है और वो है संविधान का उल्लंघन। और इसकी प्रक्रिया बहुत कॉम्प्लेक्स है। जिस सदन से शुरुआत करनी हो वहां के कम से कम 14 सदस्यों के हस्ताक्षर चाहिए। फिर राष्ट्रपति को 14 दिन का एडवांस नोटिस दिया जाता है। इसके बाद रेजोल्यूशन को उस सदन के टोटल सदस्यों के 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। ध्यान दीजिएगा, टोटल मेंबरशिप का 2/3। यहाँ एक और ट्रिक हाईलाइट करना चाहूंगा मैं। चुनाव में नॉमिनेटेड सदस्य वोट नहीं देते थे, लेकिन महाभियोग में वो वोट देते हैं। और चुनाव में जो एमएलएज वोट देते थे वो महाभियोग में हिस्सा नहीं लेते।
ये फैक्ट स्ट्रेट एग्जाम पेपर में आकर एस्पिरेंट्स को कंफ्यूज करता है। बिल्कुल सही फैक्ट पकड़ा आपने। और अगर किसी वजह से वैकेंसी हो जाए तो आर्टिकल 62 के मुताबिक नए चुनाव 6 महीने के भीतर होना अनिवार्य है। अब इन बेसिक्स के बाद राष्ट्रपति के शक्तियों यानी पावर्स एंड फंक्शंस पर चलते हैं। इन्हें कई हिस्सों में बांटा गया है। सबसे पहले एग्जीक्यूटिव पावर्स देखते हैं। हाँ, तो भारत सरकार के सभी एग्जीक्यूटिव एक्शंस राष्ट्रपति के नाम पर होते हैं। वो प्रधानमंत्री की नियुक्ति करते हैं और उनकी एडवाइस पर दूसरे मिनिस्टर्स की। इसके अलावा एजी, सीएजी, इलेक्शन कमिश्नर्स और राज्यपालों की नियुक्ति भी वही करते हैं। उसके बाद लेजिस्लेटिव पावर्स यानी विधायी शक्तियां। राष्ट्रपति संसद को बुलाते हैं, प्रोरोग करते हैं और लोकसभा को भंग भी कर सकते हैं। राज्यसभा में 12 सदस्यों को और जैसा हमारी पीडीएफ में दिया है, लोकसभा में 2 एंग्लो इंडियन सदस्यों को नॉमिनेट करने का अधिकार उनके पास होता है। इसी लेजिस्लेटिव पावर में एक बहुत पावरफुल अस्त्र होता है उनके पास, वीटो पावर्स। 3 तरह के वीटो होते हैं। एब्सोल्यूट वीटो, जिसमें वो बिल पर अपनी अनुमति रोक लेते हैं। सस्पेंसिव वीटो, जिसमें वो बिल को वापस संसद भेजते हैं रिकंसिडरेशन के लिए। पर मनी बिल पर ये सस्पेंसिव वीटो नहीं लग सकता ना? बिल्कुल नहीं लग सकता। और तीसरा होता है पॉकेट वीटो। इसमें वो बिल पर ना हाँ कहते हैं ना कहते हैं, बस उसको पेंडिंग रख लेते हैं। हमारे पीडीएफ नोट्स में इसका एक फेमस एग्जाम्पल है। 1986 में प्रेसिडेंट ज्ञानी ज़ैल सिंह ने इंडियन पोस्ट ऑफिस बिल पर यही पॉकेट वीटो इस्तेमाल किया था। पर एक एक्सेप्शन भी तो है वीटो में। हाँ, 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने एक रूल बना दिया था कि किसी भी संविधान संशोधन बिल यानी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पर राष्ट्रपति कोई वीटो इस्तेमाल नहीं कर सकते। उन्हें अपनी सहमति देना अनिवार्य है। ये क्लियर हो गया। अब देखिए, एक और लेजिस्लेटिव पावर है जो बार बार एग्जाम्स में पूछी जाती है। आर्टिकल 123 के तहत ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर यानी अध्यादेश जारी करने की शक्ति। और इसको याद रखने का एक सिंपल ट्रिक है दोस्तों। आर्टिकल 123 1, 2, 3 और अध्यादेश जारी। जब संसद के दोनों या कोई एक सदन सेशन में ना हो तब राष्ट्रपति ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन इसकी एक वैलिडिटी होती है। जैसे ही संसद दोबारा सेशन में आती है, उसके ठीक 6 हफ्ते के भीतर इस ऑर्डिनेंस को पास होना चाहिए, वरना ये खत्म हो जाता है। अब आते हैं फाइनेंशियल पावर्स पर। धन विधेयक यानी मनी बिल को संसद में लाने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए होती है। वो बजट को संसद के सामने रखवाते हैं और हर 5 साल में फाइनेंस कमीशन का गठन भी करते हैं। फाइनेंशियल के बाद जुडिशियल पावर्स बहुत हाई यील्डिंग एरिया है। आर्टिकल 72 पार्डनिंग पावर्स यानी क्षमादान की शक्ति देता है। राष्ट्रपति के पास पार्डन, कम्यूटेशन, रेमिशन जैसी शक्तियां होती हैं। और इन टर्म्स को समझना बहुत आसान है। पार्डन मतलब सजा पूरी तरह से खत्म, क्लीन स्लेट। कम्यूटेशन का मतलब है सजा की नेचर बदल देना, जैसे डेथ सेंटेंस को लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल देना। और रिमिशन में नेचर वही रहती है, बस सजा की मुद्दत कम हो जाती है। इन सब में सबसे बड़ा कैच क्या है पता है? राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल यानी सैन्य अदालत द्वारा दी गई सजा को भी माफ कर सकते हैं। ये पावर राज्यपालों के पास नहीं होती। और एक और जुडिशियल पावर है आर्टिकल 143 के तहत, जिसमें राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से किसी मामले पर सलाह ले सकते हैं। बिल्कुल। अब मिलिट्री और इमरजेंसी पावर्स को ब्रीफली देख लेते हैं। राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के सुप्रीम कमांडर होते हैं। और इमरजेंसी पावर्स में 3 मेन आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 352 यानी नेशनल इमरजेंसी, आर्टिकल 356 यानी प्रेसिडेंट्स रूल और आर्टिकल 360 जिसमें फाइनेंशियल इमरजेंसी आती है। इतनी सारी शक्तियां सुनकर लगता है राष्ट्रपति सब कुछ हैं, पर यही आती है कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन की हकीकत। भारत में राष्ट्रपति सिर्फ एक नॉमिनल हेड यानी नाम मात्र के प्रमुख होते हैं। असली एग्जीक्यूटिव पावर प्रधानमंत्री और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास होती है, जो आर्टिकल 74 के तहत डिफाइन की गई है। एग्जैक्ट पॉइंट। आर्टिकल 74 कहता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सलाह पर ही राष्ट्रपति काम करेंगे। इस सलाह को लेकर 2 बहुत बड़े कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हुए थे। 42nd अमेंडमेंट ने इस एडवाइस को राष्ट्रपति पर कंप्लीटली बाइंडिंग यानी बाध्यकारी बना दिया था। तो फिर 44th अमेंडमेंट ने उसमें थोड़ा सा बदलाव किया। इसने राष्ट्रपति को ये शक्ति दी कि वो मंत्रिमंडल की सलाह को एक बार, ध्यान दीजिएगा सिर्फ एक बार, रिकंसिडरेशन के लिए वापस भेज सकते हैं। लेकिन अगर मंत्रिमंडल दोबारा वही सलाह दे दे तो उन्हें मानना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, उम्मीद है आज के सेशन से प्रेसिडेंट टॉपिक का हर एक कंफ्यूजन दूर हो गया होगा।
एग्जाम्स में स्टेटमेंट चाहे कितना भी घुमा कर आए, आप फंसेंगे नहीं। हाँ, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी और ट्रिक्स अगर याद रहेंगे तो मार्क्स पक्के हैं। तो आज का डीप डाइव यहीं कंक्लूड करते हैं। और जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, क्वेश्चन ऑफ द डे, किस आर्टिकल के तहत राष्ट्रपति संसद के विश्रांति काल के दौरान अध्यादेश जारी कर सकते हैं? क्वेश्चन ऑफ द डे, प्रतियोगी परीक्षाओं की सबसे बेहतरीन तैयारी